वित्त एवं विनियोजन। इसका मतलब ये है कि आज हमें वित्तीय समावेशन पढ़ना है। वित्तीय समावेशन से हमारा मतलब ये है कि जैसे बैंकिंग एक्टिविटी जो होती है, यानी हमारे राज्य में कितने बैंक हैं, उनके द्वारा कितना ऋण दिया जाता है गरीब सेक्टर को, और सहकारी सोसाइटी कितनी है, सहकारी सोसाइटी के द्वारा किस स्तर पर काम किया जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण जैसे संस्थागत विनियोजन के अंतर्गत हमें जो ऐसी योजनाएं हमारे छत्तीसगढ़ के लिए या भारत के लिए बनी है, जिन योजनाओं में लोग अपना पैसा बैंकों में जमा करते हैं या फिर बैंकों के माध्यम से किसी सुरक्षा योजना में अपना पैसा जमा करके उससे लाभान्वित होते हैं, चाहे वह पेंशन योजना हो, चाहे वह सामाजिक सुरक्षा योजना हो, चाहे वह दुर्घटना बीमा योजना हो। ओवरऑल आज का टॉपिक जो है वह वित्त के समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन पर आधारित है। तो देखते हैं इससे जुड़े हुए कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट हमें पढ़ने हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है कुछ बेसिक बैंकों से जुड़े हुए फैक्ट दिए हुए हैं। तो पहला फैक्ट ये है कि 2020-21 के सकल घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान में बैंकिंग क्षेत्र का योगदान 839,859 लाख रुपए, 8,39,859 रुपए अनुमानित है। लेकिन ये बैंकिंग सेक्टर के द्वारा कितना लाख रुपए जीडीपी में आया ये नहीं पूछता है कभी भी एग्जाम में। ये जरूर पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ का जो जीडीपी है उसमें बैंकिंग सेक्टर का कितना प्रतिशत योगदान है, तो वो आगे आएगा। ओके, बैंकों की संख्या दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस पूरे पोर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में बैंकों की संख्या सितंबर 2020 की स्थिति तक कितनी है, तो 47 बैंक है। और इस 47 बैंकों की कुल कितनी ब्रांचेस है, 3,162 ब्रांच है। और कुल कितने एटीएम्स है, 3,390 एटीएम्स है। ओके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है बैंकों की संख्या कितनी है, तो हमारे राज्य में 47 प्रकार के बैंक काम कर रहे हैं। ओके, उसके बाद ये भी तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राथमिकता क्षेत्र में आवंटित ऋण 2019 की तुलना में 2020 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र में आवंटित ऋण का मतलब ये है कि जो आप प्राइमरी एक्टिविटीज में, जैसे एग्रीकल्चर, कृषि हो गया, कृषि प्राथमिकता क्षेत्र में आता है, सिंचाई प्राथमिकता क्षेत्र में आता है, पशुपालन प्राथमिकता क्षेत्र में आता है, रेशम पालन प्राथमिकता क्षेत्र में आता है, और वैसी सारी एक्टिविटी जो सूक्ष्म उद्योगों के समान होती है और एकदम गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य होती है, उन्हें प्राथमिकता क्षेत्र कहा जाता है ना। तो प्राथमिकता क्षेत्र में आवंटित ऋण 2019 में की तुलना में 2020 में, यानी बैंकों ने 2019 की तुलना में 2020 में 7.44% अधिक ऋण दिया, तो ये याद रखिएगा। अगला, महिलाओं को आवंटित ऋण में सितंबर 2019 की तुलना में सितंबर 2020 में 12.37 की वृद्धि हुई, यानी महिलाओं को जितना हम ऋण देते हैं उसमें 12.37% की वृद्धि हुई। ओके, नेक्स्ट आते हैं कि सहकारी साख समितियां कितनी हैं। इसमें डाटा दिया हुआ है, सहकारी साख समितियां 1333, ठीक है। लेकिन ये तो बहुत पुराना डाटा है, इसमें काफी संशोधन हो चुका है। तो नवीन साख समितियां कितनी हो चुकी है, नवीन साख समितियां हो गई है 2058, ठीक है। तो यहाँ नवीन डाटा याद लिखिएगा, नवीन डाटा कितना है, 2058 साख समितियां। साख समितियां क्या होता है, जैसे कोई भी उद्योग है, कृषि उद्योग है, ठीक है। अब कृषि उद्योग को अगर वित्त उपलब्ध कराना है, यानी कृषि उद्योग से जुड़े लोगों को वित्त उपलब्ध कराना है, चाहे किसी भी चीज के लिए, चाहे हल खरीदने के लिए, चाहे ट्रैक्टर खरीदने के लिए, चाहे बीज खरीदने के लिए, चाहे कीटनाशक खरीदने के लिए, तो जो उनका ऋण सिस्टम होता है वो नीचे से शुरू होता है। सबसे नीचे होती है कृषि साख समितियां, ठीक है। फिर वे अपना पैसा जो है, कृषि साख समितियां जो है वो पैसा किसको जमा करती है, जिला सहकारी केंद्र या जिला सहकारी बैंक को अपना पैसा जमा करती है, और जिला सहकारी बैंक के द्वारा राज्य सहकारी बैंक को पैसा जमा किया जाता है, या राज्य सहकारी बैंक जो है जिला सहकारी बैंक का मैनेजमेंट करता है। तो कृषि साख समितियां जो है वो कृषि के लिए जो ऋण दिया जाता है उसके लिए बड़ी भूमिका निभाती है ना। तो उसमें लार्ज लैंड यानी कि लार्ज एरिया मल्टीपर्पज सोसाइटी कितनी है, 475, और 858 पैक्स यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी कितनी है, 858, यानी प्राइमरी जो है वह 858 है, और लॉज कितनी है, 475 है। और नए डाटा के हिसाब से 2058 कुल साख समितियां हैं, लेकिन 2058 में कितनी लॉज और कितनी प्राइमरी है वो जानकारी नहीं है। तो 2058 कुल साख समितियां अवेलेबल है हमारे राज्य में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। महामाया शक्कर सहकारी शक्कर कारखाना ग्राम केरता जिला सूरजपुर में 6 मेगावाट को जनरेशन पावर प्लांट स्थापना है, तो राज्य शासन से 2 करोड़ 2 लाख रुपए पूंजी। यानी कि जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में 4 सहकारी शक्कर कारखाने हैं। एक भोरमदेव में है, भोरमदेव में है रामहेपुर शक्कर सहकारी कारखाना, उसके बाद करका भाटा आता है
उसी प्रकार एक आता है केरता सूरजपुर का। तो केरता सूरजपुर का जो सहकारी चक्र कारखाना है, वहां पर विद्युत उत्पादन के लिए प्लांट बन रहा है। कितने मेगावाट? 6 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए, है ना। क्योंकि जो गन्ने की खोई होती है, गन्ने की खोई का प्रयोग भी विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। तो गन्ने की खोई से विद्युत उत्पादन के लिए क्या बन रहा है? 6 मेगावाट विद्युत उत्पादन का पावर प्लांट। इसमें इसके लिए 2 करोड़ 2 लाख रुपए दिया जा चुका है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो 2 डाटा मैं आपको बताया था कि ये नहीं पूछता है कि बैंकों के द्वारा कितना धन हमारे जीडीपी में, छत्तीसगढ़ की जीडीपी के लिए उपयोगी रहा, या छत्तीसगढ़ जीडीपी में कितना धन काउंट हुआ। ये पूछता है कि हमारे छत्तीसगढ़ की जीडीपी में बैंकों का क्या योगदान है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है छत्तीस बैंकिंग क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन में भागीदारी, है ना। तो हिस्सा भागीदारी कितना है? 3.72। ठीक है, यानी कि स्टेट जीडीपी में किसका योगदान? बैंक का कंट्रीब्यूशन कितना है? 3.72%। ओके। दूसरा अगर बोलेगा पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष हमारे छत्तीसगढ़ की जीडीपी में बैंकों का कितना प्रतिशत अधिक योगदान रहा, तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 4.48% का अधिक योगदान रहा। यानी हमारी भागीदारी, बैंकों की भागीदारी राज्य की जीडीपी में 3.72 है, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो जीडीपी में उनका योगदान था, जीडीपी में जो उनका पैसा था, वह पैसा कितना परसेंट बढ़ गया? 4.48% बढ़ गया। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न बन रहे हैं कि बैंकों के जीडीपी में जो भागीदारी है वो कितनी है? 3.72, और जीडीपी में कितना प्रतिशत वृद्धि देखी गई बैंकों के माध्यम से? 4.48। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लगातार पिछले कुछ वर्षों में बैंकों के सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी दिखा रहा है। कभी बढ़ रहा है, फिर कभी घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है। यानी एक बार घटने के दृश्य देखे गए हैं 2016-17 में घटता हुआ, उसके बाद लगातार बढ़ता हुआ है, और अभी 2020-21 में बैंकों का योगदान सबसे ज्यादा बढ़ा है ना। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो पार्ट में बताते चल रहा हूं। चलिए आगे क्या जानकारी दी हुई है। हाँ, ये छत्तीसगढ़ में बैंक की स्थिति का कंप्लीट डेटाबेस है। छत्तीसगढ़ में बैंकों की संख्या 47, 2019 में भी 47 थी। शाखाओं की संख्या 3162, एटीएम की संख्या 3390। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बैंकों की संख्या। कुल जमा कितना है? इतना है। और कुल अग्रिम यानी कुल पहले का पैसा, इतना पैसा। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, सबको छोड़ सकते हैं। ठीक है, इस पूरे को छोड़ देंगे। बस ये जो शुरुआत का 3 याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं, बाकी सब छोड़ सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब छोड़ सकते हैं जो मैं छोड़ते जा रहा हूं। हाँ, अब ये जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना और इस प्रकार की सारी योजनाएं, इन सबको मैं अलग से स्लाइड बना करके समझाता हूं, आपको समझ में आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो वित्तीय समावेशन से जुड़ी हुई योजनाएं, वित्तीय समावेशन से जुड़ी योजनाएं, ठीक है। यानी ऐसी कोई भी योजना जिसके तहत हम बैंकों में पैसा जमा करते हैं या बैंक की किसी सामाजिक दुर्घटना या पेंशन योजना का लाभ उठाते हैं। तो सबसे पहले आती है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, पहली योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़े हुए क्या क्या तथ्य इंपॉर्टेंट है? यह योजना कब लॉन्च हुई थी? यह योजना लॉन्च हुई थी 28 अगस्त 2014। 28 अगस्त 2014। हालांकि इसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने लाल किले से की थी, लेकिन फाइनली यह कब अस्तित्व में आई? 28 अगस्त 2014, है ना। इस योजना में क्या होगा? यानी इस योजना में ये होगा कि सारे गांव के लोगों को या गरीब लोगों को जो भी अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवा पाए हैं, और इस वजह से बैंक अकाउंट नहीं खुलवा पाए हैं क्योंकि बैंकों में अकाउंट खुलवाने के लिए कुछ न्यूनतम राशि जमा करना अनिवार्य होता है, अर्थात जीरो बैलेंस अकाउंट की सुविधा नहीं थी। तो अब बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए जीरो बैलेंस अकाउंट की सुविधा होगी, है ना। यानी कि जीरो बैलेंस यानी आपके अकाउंट में बिना कोई पैसा है, कोई पैसा नहीं है, तो भी आप अकाउंट खुलवा कर सकते हैं, है ना। और पात्रता क्या होगी? पात्रता ये होगी कि आपकी उम्र 10 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अब प्रश्न ये है कि 10 साल से ऊपर का बंदा तो अकाउंट नहीं खुलवा सकता। नॉर्मली 18 साल तो लगता ही है वयस्क होना, तो वो अपने गार्जियन के सहयोग से अपना अकाउंट खुलवा सकता है ना। यानी उसका भी नाम होगा, उसके गार्जियन का भी नाम होगा, तभी अकाउंट खुलेगा। तो 10 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो है वह अकाउंट खुलवा सकता है, जीरो बैलेंस अकाउंट। ओके, और जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाने वाले को कुछ सुविधाएं भी मिलेंगी। किस प्रकार की सुविधा मिलेगी? एक सुविधा तो ये मिलेगी कि जो भी जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाएगा
उसको दुर्घटना बीमा 1 लाख मिलेगा। अर्थात अगर उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना वश मृत्यु हो जाती है, तो दुर्घटना बीमा के परिणाम स्वरूप उसे 1 लाख रुपए मिलेंगे। दूसरा, जीवन बीमा, अर्थात अगर उसकी साधारण मृत्यु हो जाती है, तो साधारण मृत्यु की स्थिति में उसको कितना मिलेगा? 30,000 रुपए तक मिलेगा। और तीसरा, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि अगर उसे अपने अकाउंट में पैसा नहीं है, फिर भी लगभग 10,000 रुपए तक चाहिए, तो 10,000 रुपए तक ओवरड्राफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए उसका 6 माह का ट्रांजेक्शन देखा जाएगा। यानी पिछले 6 महीने में अगर उसका ट्रांजेक्शन अच्छा रहा है, तो निश्चित रूप से उसको 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हालांकि ये दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा भी ऐसे ही नहीं मिल जाता, इनके लिए भी कुछ शर्तें होती हैं, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ कि क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो दुर्घटना बीमा 1 लाख का, जीवन बीमा 30,000 रुपए का, और ओवरड्राफ्ट 10,000 रुपए का ना। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो छत्तीसगढ़ में पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में जनधन खाते कितने हैं? कब तक की स्थिति तक? नवंबर 2020 की स्थिति तक। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, नवंबर 2020 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में जनधन खाते कितने हैं? 1.43 करोड़ से ज्यादा, 1.43 करोड़ प्लस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कितने से ज्यादा? 1.43 करोड़। ऐसे प्रश्न आ सकता है कि छत्तीसगढ़ में जनधन खाता कितने हैं? 1.25 करोड़ से ज्यादा, 1.35 करोड़ से ज्यादा, 1.45 करोड़ से ज्यादा, ऐसे करके प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। अब आते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। देखिए, सुरक्षा योजना के तहत 3 योजनाएं शुरू हुई थी। सुरक्षा योजना का मतलब होता है जो आपकी लाइफ को कवर करता है, आपके लाइफ में अगर कोई अचानक से मिसहैप हो जाता है तो उस कंडीशन को कवर करता है, तो ऐसी योजनाओं को सुरक्षा योजना कहते हैं। तो सुरक्षा योजना के अंतर्गत एक योजना लॉन्च हुई थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये योजना कब लॉन्च हुई थी? 9 मई 2015। 9 मई 2015। ठीक है, और इस योजना में पात्रता क्या है, यानी कौन सा वर्ग इसके लिए लाभार्थी हो सकता है? तो 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की जो आयु के लोग हैं, चाहे पुरुष चाहे महिला, वो लोग इस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत लाभान्वित है ना। इसमें आपसे प्रीमियम कितना लिया जाएगा? प्रीमियम के तौर पर आपसे 330 रुपए की राशि वार्षिक ली जाएगी, यानी आपके अकाउंट से 330 रुपए वार्षिक काट लिया जाएगा। अब ये जो पैसा काट रहे हैं, इसके बदले आपको फायदा क्या प्रोवाइड किया जाएगा? तो फायदा ये प्रोवाइड किया जाएगा कि इसमें आपको दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। ठीक है, दुर्घटना बीमा कवर का मतलब होता है ऐसा बीमा कवर जिसमें जो मृत्यु के को कवर करता है, मृत्यु की स्थिति में आपको पैसा मिलता है। तो दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा कितना रुपए का? 2 लाख रुपए का। यानी यदि आपके घर से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उस व्यक्ति का जो नॉमिनी होगा, उस नॉमिनी को कितना मिलेगा? 2 लाख रुपए मिलेगा। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एक प्रकार से दुर्घटना बीमा योजना है। ठीक है, चलिए, एक और सुरक्षा योजना लॉन्च हुई थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी उसी डेट को लॉन्च हुई थी। कब? 9 मई 2015। ठीक है, 3 योजनाएं साथ में लॉन्च हुई थी ना, उनमें से ये दूसरी योजना है, ये भी 9 मई 2015 को लॉन्च हुई थी। इसके लिए पात्रता क्या है, यानी कौन इसके लिए पात्र हो सकता है? तो 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक की आयु के जो लोग हैं, वह इसके लिए पात्र होते हैं। इसके लिए आपको प्रीमियम कितना भुगतान करना पड़ेगा? प्रीमियम आपको मात्र 12 रुपए वार्षिक, यानी एक महीने का मात्र 1 रुपए आपको पे करना पड़ता है। महीने साल का 12 रुपए, यानी आपके अकाउंट से साल में 12 रुपए काट लिए जाएंगे। और आपको इसमें क्या क्या बीमा मिलेगा? इसमें बीमा कवर में आपको सबसे पहला, अगर आपकी मृत्यु हो गई या फिर स्थायी विकलांगता, ऐसी विकलांगता जो कि दूर नहीं हो सकती, जीवन भर के लिए विकलांगता है, तो इसके लिए आपको 2 लाख रुपए मिलेगा। ओके, लेकिन अगर आंशिक विकलांगता हो गया, आंशिक विकलांगता यानी कि ऐसी विकलांगता जो कुछ समय के बाद ठीक हो जाएगी, तो आंशिक विकलांगता के संदर्भ में या अस्थायी, जो स्थायी विकलांगता लिखा हुआ है वह अस्थायी विकलांगता, तो इस कंडीशन में आपको 1 लाख रुपए प्राप्त होंगे। इसके लिए आपको मात्र 12 रुपए सालाना जमा करना होगा। ठीक है, चलिए, तीसरा आते हैं अटल पेंशन योजना। तीसरी सुरक्षा योजना के तहत लॉन्च हुई थी जिसका नाम था अटल पेंशन एपीवाई योजना के नाम से जाना जाता है। बैंक वाले तो सब लोगों को इसमें जोड़ दे रहे हैं, चाहे उनकी इच्छा हो चाहे नहीं हो, ऐसी चीजें भी देखने को मिल रही है, लेकिन है क्या अटल पेंशन योजना, समझते हैं। यह योजना लॉन्च हुई थी 9 मई 2015। ठीक है, यानी कि तीनों योजनाएं साथ में लॉन्च हुई थी। और इस योजना में लाभार्थी कौन होगा, पात्रता किसको होगी? जिनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक होगी, यानी 18 to 14 ईयर, 18 से 40 वर्ष तक जिसकी उम्र होगी वह इसमें लाभार्थी होगा, है ना। इसमें क्या इसमें प्रीमियम कितना होगा? तो प्रीमियम हर व्यक्ति अपने हिसाब से जमा कर सकता है। प्रीमियम यानी कि कोई भी 20 वर्षों तक कितना भी प्रीमियम जमा किया जा सकता है। आप अगर
₹97 जमा करना चाहो, ₹100 जमा करना चाहो, ₹200 जमा करना चाहो, जितना भी चाहो 20 वर्षों तक कितना भी प्रीमियम जमा कर सकते हैं। फिर उस प्रीमियम के हिसाब से आपको 60 वर्ष की आयु में पेंशन मिलेगी। ठीक है, 60 वर्ष की इस आधार पर ये जो प्रीमियम है, इस प्रीमियम के आधार पर, यानी ये लाभ बता रहा हूं मैं, इस आधार पर 60 वर्ष पूरे होने पर आपको पेंशन प्रदान किया जाएगा, जो कि 1000 रुपए से 5000 रुपए मासिक, 1000 रुपए से 5000 रुपए मासिक मिलेगा। ठीक है, यानी आपका जितना प्रीमियम हो उस हिसाब से उसका कुछ गुना बढ़ा करके प्रति महीने 1000 से लेकर प्रति महीना 5000 रुपए तक आपको तो क्या प्रदान किया जाएगा, पेंशन प्रदान किया जाएगा। अब क्योंकि ये पेंशन स्कीम है एक प्रकार की, तो जाहिर सी बात है ये उन लोगों के लिए तो होगी नहीं जो पेंशन से ऑलरेडी लाभान्वित होते हैं, यानी जो सरकारी सेवक होते हैं, सरकारी सेवकों को तो ऑलरेडी पेंशन योजनाओं से लाभ मिलता रहता है, तो वो ये योजना इनके लिए तो होगी नहीं। तो ये अटल पेंशन योजना किन लोगों के लिए है, निजी क्षेत्र में कार्यरत असंगठित क्षेत्र के लोग। तो लाभार्थी में याद रखिएगा कौन होगा, निजी क्षेत्र में कार्यरत असंगठित क्षेत्र के लोग। ओके, क्योंकि निजी क्षेत्र में जो लोग होते हैं उनका कुछ पेंशन तय नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर रेहड़ी चला रहा है या कोई व्यक्ति किसी प्राइवेट स्कूल का चपरासी है, तो इन सबका कुछ खास पेंशन स्कीम होता नहीं है, तो उसके लिए अटल पेंशन योजना है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री ने जब यह महसूस किया कि हमारे देश में जो बालिकाएं होती हैं उनकी भ्रूण में ही हत्या कर दी जाती है, और भ्रूण में हत्या करने का कारण ये होता है क्योंकि उनके माँ बाप जो है उनके भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं। तो उनके भविष्य की चिंताओं को कुछ हद तक दूर करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च हुई, जो हरियाणा से लॉन्च हुई थी 22 जनवरी 2015। 22 जनवरी 2015 को यह योजना लॉन्च हुई थी। और इस योजना में लाभार्थी कौन है, लाभार्थी तो वह कोई भी बच्ची होगी, उसके माँ बाप होंगे, है ना। तो बच्ची, जो भी बच्ची का जन्म होता है और उस बच्ची का अगर 10 वर्ष से कम उम्र है, किसी बच्ची का उम्र अगर 10 वर्ष से कम या अभी जस्ट जन्म ली है या जन्म ले चुकी है लेकिन अभी 10 साल जितनी बड़ी नहीं हुई है, तो 10 साल से छोटे कम उम्र की जो बच्ची है उनके नाम से अकाउंट खुलवाना होता है। ठीक है, इस अकाउंट का नाम क्या रहेगा, सुकन्या समृद्धि अकाउंट रहेगा। इस अकाउंट में आप अपनी इच्छा के अनुसार मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 250 रुपया, ओके, सालाना, मिनिमम 250 रुपया सालाना, और मैक्सिमम आप जितना चाहो। ठीक है, मैक्सिमम आपकी इच्छा 1 लाख 2 लाख 5 लाख जितना जमा करना चाहो मैक्सिमम, तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, तो आप जमा करिए। अब आप अगर अपनी बच्ची के नाम ऐसा अकाउंट खुलवाते हैं सुकन्या समृद्धि योजना जिसमें मिनिमम 250 और मैक्सिमम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, तो फिर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। पहला, ये जो पैसा है ये आपको 14 साल तक ही जमा करना होगा, ना बच्ची का जब तक 14 साल होता है तब तक आपको जमा कराना है ना। तो पैसा जमा करने का तक का समय 14 साल, यानी बच्ची की उम्र 14 साल हो जाएगी तब तक आप इस पैसे जमा करिए। अब आपके पैसों पर आपको ब्याज मिलेगा, यानी गवर्नमेंट आपको ब्याज देगी। कितना ब्याज मिलेगी, तो ब्याज की दर फ्लेक्सिबल रहेगी, ठीक है, लेकिन ज्यादा रहेगी, फ्लेक्सिबल रहेगी। जैसे शुरुआत हुई थी, शुरुआत में ब्याज दर कितनी थी, 7.6 ब्याज दर थी, और एक समय मैक्सिमम कितनी पहुंच गई थी, 2015 की अगर बात करें, 2015 में इसकी ब्याज दर कितनी हो गई थी, 9.21%, यानी 7 से लेकर 10 तक भी अगर ब्याज दर मिले तो भी पैसा कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, वो आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप कहीं से होम लोन लेते हो तो होम लोन आप लेते हो मात्र 20 लाख रुपए का, और बैंक जो है वह आपसे 30 साल में या 25 सालों में कम से कम 80 लाख रुपए वसूल चुकी होती है, या 60 लाख रुपए वसूल चुकी होती है, 3 गुना 4 गुना आपके लोन से आपसे वसूला जा चुका होता है। तो वही अब उल्टा हो रहा है, मतलब इतना ही इंटरेस्ट अब आपको मिलेगा आपके बच्चे के पैदा होने के, अब आपके बच्चे के अकाउंट खुलने के बाद, है ना। तो ये इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। इसमें एक और सुविधा दी गई है कि ये, अच्छा, ये पूरा पैसा कब मिलेगा, 21 वर्ष के बाद, यानी बच्ची का उम्र 21 वर्ष हो जाएगा, 21 वर्ष बाद पैसा मिलेगा। लेकिन अगर 50% पैसा चाहें आप तो 18 साल की उम्र में निकाल सकते हैं। 18 साल में बच्ची का उम्र जब 18 साल हो जाएगा, 18 साल में 50% धन निकाला जा सकता है, ठीक है। तो पैसा जमा करने तक का समय 14 साल, उसके बाद 50% पैसा निकालने का समय 50%, और पूरा पैसा निकालने का समय 21 साल, और बैंक रेट फ्लेक्सिबल रहेगा, लेकिन 7.6 9.2 इतना अधिक ब्याज दर आपको प्रदान किया जाएगा। तो ये है प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला है मुद्रा योजना। मुद्रा योजना मुद्रा योजना भी एक जो बोलते हैं कि गरीब बेरोजगारी दूर करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी। बेरोजगारी दूर करने की दिशा में आमतौर पर अभी एक बहुत गलत संकल्पना चल रही है हमारे देश में कि बेरोजगारी दूर करने को लोग खाली ऐसे समझ कर देखते हैं कि अगर आपको सरकारी जॉब मिल गई तो बेरोजगारी दूर हो गई। लेकिन बेरोजगारी दूर करने के कई उपाय होते हैं, स्किल बढ़ाना भी उसमें से एक होता है, और मुद्रा योजना भी एक प्रकार से अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको पैसा देता है। तो ये भी बेरोजगारी दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। तो मुद्रा में जो MUDRA है उसका फुल फॉर्म बता देता हूं। MUDRA, एम जो है उसका मतलब है मैक्रो, यू का मतलब है यूनिट, डी का मतलब होता है डेवलपमेंट, रीफाइनेंस एजेंसी, मैक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, यह योजना कब लॉन्च हुई थी? यह योजना लॉन्च हुई थी 8 अप्रैल 2015। ठीक है, और इस योजना में क्या फायदा मिलेगा? यह योजना सूक्ष्म और लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए है। यानी जो भी सूक्ष्म या लघु उद्योग खोलना चाहते हैं उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना कि उनको पैसे की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी, है ना। तो इसमें 3 प्रकार का लोन दिया जाएगा। 3 प्रकार का लोन, यानी हर आदमी को एक जैसे पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को ज्यादा पैसा चाहिए, किसी को कम पैसा चाहिए। तो इसमें एक लोन होता है जिसको बोलते हैं शिशु लोन। शिशु लोन का अंतर्गत आपको कितना रुपए तक प्रोवाइड किया जाएगा? 0 से लेकर 50,000। अगर आप 0 से लेकर 50,000 तक का लोन लेना चाहते हैं तो शिशु लोन। दूसरा किशोर लोन। किशोर लोन के अंतर्गत आपको 50,000 से लेकर 5 लाख तक, 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिलेगा। और तीसरा आता है तरुण लोन। तरुण के तहत आपको 5 लाख से लेकर 10 लाख तक। अब आप बोलेंगे सर वैसे भी तो बैंक लोन देते ही हैं, तो उस लोन में और इस लोन में क्या अंतर है? आमतौर पर जो बैंक लोन देते हैं वो उसी को लोन देते हैं जिसको लोन की जरूरत नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि जो ऑलरेडी सक्षम होता है, जिसके पास अच्छी जमीन है, जिसके पास ऑलरेडी अच्छा पैसा है और वह केवल अपने बिजनेस को एनहेंस करने के लिए लोन लेना चाहता है, उसी को मिलता है। यानी जब बैंक पूरी तरह से इस बात से सहमत हो जाता है कि ये बंदा बिल्कुल पैसे चुका सकता है, उसी को लोन मिलता है। इसलिए बहुत प्रकार की दिक्कतें होती है लोन लेने में, लेकिन मुद्रा योजना के तहत लोन लेने में आपको बहुत ज्यादा प्रकार की दिक्कत नहीं जाएगी। यह लोन बहुत आसानी से मिल जाता है। बैंक सरकार अपनी गारंटी पर आपको लोन देती है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका मुद्रा योजना। अब आते हैं कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी अभी मैं योजनाएं बताया, सबसे जुड़ी जुड़ी कितने लोग लाभान्वित हो चुके हैं, है ना। तो पहले तो मैंने आपको बताया जनधन खाते के अंतर्गत 1.43 करोड़ छत्तीसगढ़ में लाभान्वित। तो जनधन खाते के अंतर्गत मैंने कितना बताया? 1.43 करोड़ प्लस, यानी 1.43 करोड़ से ज्यादा। फिर आता है कौन सी योजना बताया था? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में कितने लोग लाभान्वित हो चुके हैं? 16.06 लाख। ठीक है, तीसरी योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें कितने लाभान्वित हो चुके हैं? इसमें हो चुके 55.59 लाख। कितनी बड़ी संख्या है। तीसरा है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना, इसके अंतर्गत 3.31 लाख। 3.31 लाख। ठीक है, चौथी योजना है, बस इन्हीं तक के डाटा अवेलेबल हैं। और सुकन्या समृद्धि के और इसके मुद्रा योजना का छत्तीसगढ़ का डाटा उपलब्ध नहीं है, तो उसको अपन स्किप करते हैं। ये चारों डाटा को आप याद रखिए। क्लियर। चलिए अब आते हैं वित्तीय समायोजन में और क्या क्या होता है हमारे टॉपिक के अंतर्गत, देखते हैं और क्या क्या उपलब्ध है। देखिए प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना हो गया। उसके बाद ये रुपे कार्ड। ये रुपे कार्ड क्या होता है मैं बता देता हूँ। रुपे कार्ड हमारे भारत सरकार के द्वारा जो ऑनलाइन कैश ट्रांजैक्शन सिस्टम होता है उसके लिए जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की आवश्यकता पड़ती है, जो अभी तक हम विदेशी संस्थाओं द्वारा जो मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड यूज किया जाता था उसी को प्रयोग करते थे। अब भारत ने अपना खुद का एक घरेलू स्वतंत्र बहुपक्षीय कार्ड भुगतान प्रणाली बनाया है जिसे रुपे कार्ड कहा जाता है। और रुपे कार्ड जो है वह हर एक व्यक्ति, हर एक बैंक के साथ लिंक होता है। तो आप किसी भी बैंक से अगर कार्ड, आपका एटीएम कार्ड आता है तो आप रुपे कार्ड भुगतान प्रणाली से उस कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। तो रुपे कार्ड कब लॉन्च हुआ था? 8 मई 2014 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा, अब विदेशों पर निर्भरता कम करने के लिए रुपे कार्ड एक अच्छा ऑप्शन निकल करके सामने आया है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। हितग्राहियों को जारी रुपे कार्ड, यानी छत्तीसगढ़ के हितग्राहियों में 103.16
लाख 3.16 लाख लोगों को रुपए कार्ड जारी किया जा चुका है। ठीक है, यानी 1 करोड़ 3 लाख लोगों को रुपए कार्ड जारी किया जा चुका है। 1.43 करोड़ लोग जनधन खाता से प्रभावित थे, जनधन खाता के हितग्राही थे, उनमें 103.16 यानी कि 1 करोड़ 3 लाख लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रा योजना, ये सारी चीजें मैं पढ़ाया जो अभी अभी लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण क्या होता है? डीबीटी। डीबीटी ये होता है कि हर एक वह योजना जिसके तहत बैंक आपके खाते पर सीधा पैसा भेजती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, आजकल बहुत सारी योजनाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कर दिया गया है। चाहे मनरेगा की बात हो उसे भी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कर दिया गया है, चाहे एलपीजी को जो सब्सिडी मिलती है वो भी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण है। तो बहुत सारी योजनाओं को अब सीधे डीबीटी से जोड़ दिया गया है ताकि बीच के जो मध्यस्थ होते हैं उन्हें इसका लाभ ना मिल पाए, है ना। सामाजिक सुरक्षा योजना में बता चुका हूं मैं, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, और ये इसको भी याद रखिएगा। जो फालतू चीजें हैं जो मुझे आवश्यक नहीं लगी उन सबको हटा दिया हूं। ठीक है, ये सब चीजें व्यर्थ हैं, इन सबसे प्रश्न नहीं पूछेगा जो मैं हटाते जा रहा हूं, इसलिए निश्चिंत रहिए। सहकारिता, सहकारिता से प्रश्न आता है और सहकारिता में ये जरूर पूछता है कि हमारे राज्य में बैंकिंग जो सहकारी बैंक है उनकी क्या स्थिति है ना। तो देखिए इधर मैं आपको एक विशेष बात बताता हूं। देखिए सहकारी बैंक क्या होता है? सहकारी बैंक राज्य के अंतर्गत आता है, यानी राज्य सब द्वारा स्थापित बैंक होता है। सहकारी बैंक के 3 स्तर होते हैं। एक होता है सबसे ऊपर एपेक्स बैंक, जो रायपुर बिलासपुर जैसे बड़े शहरों में होगा। उसके नीचे होता है जिला सहकारी बैंक, जो एक जिले में एक या कई जिलों को मिलाकर एक होता है। और उसके नीचे होते हैं प्राथमिक साख समितियां। तो प्राथमिक साख समितियां जो होती है वो गांव से ग्रामीण क्षेत्रों से पैसा कलेक्ट करती है या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी देती है। यहाँ से पैसा इनको प्राथमिक साख समितियां जिला सहकारी बैंक के पैसे को किसानों तक उपलब्ध कराती हैं या किसान के जो पैसे हैं उनको जिला सहकारी बैंकों तक जमा कराते हैं। यानी प्राथमिक साख समितियां जो होती है एक प्रकार की चलता फिरता बैंक होती है। ठीक है, तो इसमें यह प्रश्न पूछ सकता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जिला सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में जिला सहकारी बैंकों की संख्या 7 है, याद रखिएगा। जिला सहकारी बैंकों की संख्या 7 है। कौन कौन सा? रायपुर में है, दुर्ग में है, बिलासपुर में है, जगदलपुर में है, अंबिकापुर में है और रायगढ़ में है, राजनांदगांव में है। इन सब जगह पर जिला सहकारी बैंक है। और अगर आपको इन सब जिलों के अलावा और कहीं जिला सहकारी बैंक दिखता है तो उनमें वो इन्हीं में से किसी एक की ही ब्रांच होती है। जैसे हमारे कोरबा में बिलासपुर जिला सहकारी बैंक की ही ब्रांचेस है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा ब्रांच किसके पास है? रायपुर की सर्वाधिक शाखा है, सबसे ज्यादा शाखा रायपुर की। ओके, और सबसे बड़ा कार्य क्षेत्र यानी सबसे ज्यादा एरिया में कौन काम करता है? तो जगदलपुर सर्वाधिक बड़ा कार्य क्षेत्र किसका है? जगदलपुर का। तो ये इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा जानकारी की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो ये जितना मैं आपको लिखवाया हूं उतना नोट कर लेंगे। ओके, अब आते हैं, ये देखिए जो मैं आपको लिखवाया हूं, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, रायगढ़, है ना। हमारा कोरबा वाला जो बैंक जो है वो किसके अंतर्गत काम कर रहा है? बिलासपुर के अंतर्गत काम कर रहा है। इन सब में सबसे ज्यादा शाखाएं किसकी दिख रही है? रायपुर की सबसे ज्यादा शाखाएं। सबसे कम शाखाएं किसकी दिख रही है? रायगढ़ की सबसे कम शाखाएं दिख रही है ना। सबसे ज्यादा साख समितियां किसके साथ अटैच्ड है? रायपुर वाले के साथ सबसे ज्यादा साख समितियां अटैच्ड है ना। क्लियर? चलिए, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अल्पकालीन साख संरचना एवं ऋण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछ सकता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में अल्पकालीन ऋण कितने लाख रुपए तक का दिया जाता है? तो 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। इसको भी मैं एक स्लाइड से समझाता हूं, एक से देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में कृषक ऋण, तो इस किसानों को मिलने वाले ऋण की क्या व्यवस्था है? तो कृषक ऋण में 3 प्रकार का ऋण अभी दिया जा रहा है। एक अल्पकालीन ऋण, ये कितनी राशि तक मिल रहा है? अल्पकालीन ऋण 5 लाख रुपए तक की राशि तक के लिए मिल रहा है ना। और इसमें कितना ब्याज देना पड़ रहा है किसानों को? इसमें 0% ब्याज, यानी कि 5 लाख रुपए तक का जो अल्पकालीन ऋण है मतलब 5 लाख के बदले आपको 5 लाख ही चुकाना है, 0% आपको ब्याज देना होगा ना। गौपालन के लिए भी मिल रहा है, गौपालन हेतु ऋण। गौपालन हेतु कितना ऋण मिल रहा है? 2 लाख रुपए तक। ठीक है, 2 लाख रुपए तक अगर आप ऋण लेते हो तो आपको 1% ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन आप 2 लाख से 3 लाख रुपए तक ऋण लेते हैं, 2 लाख से
3 लाख रुपए तक का ऋण लेते हैं तो आपको 3% ब्याज देना होगा। 2 लाख तक 1%, 2 लाख से 3 लाख 3%, है ना। मत्स्य पालन एवं उद्यानिकी क्षेत्र के लिए भी अभी छत्तीसगढ़ सरकार ऋण दे रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के सार्वजनिक बैंकों द्वारा ऋण दिया जा रहा है मत्स्य पालन एवं किसके लिए, उद्यानिकी। तो मत्स्य पालन एवं उद्यानिकी के लिए अगर आप 1 लाख रुपए तक का ऋण ले रहे हैं तो आपको मात्र 1% ब्याज देना होगा। और अगर आप 1 लाख से 3 लाख रुपए तक का ऋण ले रहे हैं तो आपको 3% ब्याज। यानी सरल भाषा में किसानी कार्य के लिए अल्पकालीन ऋण 5 लाख रुपए तक 0%, गौपालन ले तो 1% और 3%, मत्स्य पालन है तो 1% एवं 3%, है ना। 2-3 फैक्ट और याद रखिएगा। हमारे राज्य में कृषि क्लब कितने हैं, कृषि क्लब कितने हैं, यानी किसानों को जानकारी देने के लिए स्थापित किए गए हैं 582। दूसरा, कृषक उत्पादन संगठन कितने हैं, तो कृषक उत्पादन संगठन है 57। और पहले ही बता चुका हूं, साख समितियां कितनी हैं, प्राथमिक साख समितियां, तो याद रखिएगा साख समितियां 2058 है। पहले कितनी थी, 1333, और अब कितनी जुड़ गई है, 725, कुल मिला के 2058, है ना। चलिए, तो इसलिए पूरे आपके टॉपिक से इतने भाग इंपॉर्टेंट थे जिसको मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। बाकी आप चाहो तो छोड़ सकते हो, चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन छोड़ दीजिएगा वही ठीक है। ये छत्तीसगढ़ के सहकारी शक्कर कारखाने वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कवर्धा में है, ये तो हम उद्योग में ऑलरेडी पढ़ते ही हैं। तो छत्तीसगढ़ के सहकारी शक्कर कारखाने 4 हैं और एक स्थापित होने वाले, अभी स्थापित हुआ नहीं है। तो पहले भोरमदेव शक्कर कारखाना रामेपुर कवर्धा में है, महामाया शक्कर कारखाना केरता सूरजपुर में, दंतेश्वरी शक्कर कारखाना बालोद करका में है, सरदार वल्लभ भाई सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा में है, ठीक है, पंडरिया। इसमें सबसे ज्यादा पेराई क्षमता उत्पादन, इन सब पे स्थापना कब कब हुई थी, भोरमदेव वाले की 2002-3 में, और सूरजपुर वाले की 2009-10 में, दंतेश्वरी बालोद वाले की 2009-10 में, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 2016-17 में। सबसे ज्यादा पेराई क्षमता किसकी है, 3500 भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने की सबसे ज्यादा पेराई क्षमता है ना। 2020 में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर हुआ था, 2020 में सबसे ज्यादा उत्पादन शक्कर का कहां पर हुआ था, सूरजपुर में। याद रखिएगा 2020 में सभी शक्कर कारखानों में सूरजपुर केरता शक्कर कारखाने में सर्वाधिक उत्पादन हुआ था। या अंबिकापुर भी इसका उत्तर लेता है सूरजपुर न लेकर के, तो वो भी सही माना जाएगा। तो सूरजपुर में सर्वाधिक शक्कर का उत्पादन हुआ था 2020 में, लेकिन क्षमता किसके पास है, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने के पास सर्वाधिक पेराई क्षमता है, ठीक है। चलिए, तो चलिए आज की क्लास में ये टॉपिक भी हमने खत्म कर दिया।